किशुनपुर से होते हुए रामपुर से होते हुए एक मार्ग है, कई वर्षों से खराब है और 3 से 4 फुट के खड्डे उसमें हैं। और उस जी जी जी, ये जो खेरेश्वर मंदिर से आया है, तो इसका निर्माण कब तक हो पाएगा विधायक जी? हम लोग अभी जब से विधायक बने तो 2 साल में हमारे लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट में थे से एक था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो गंगा तलहटी पर वहाँ पर बालू मिट्टी के खनन जो करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने कई बार इस पे हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें लोग क्षमा कीजिए आपका प्रश्न जवाब बात कट गई। वो जो खनन के डंपर वगैरह चलते हैं उसमें आपकी पार्टी के एक विधायक जी हैं, क्षेत्र के हैं, उनका नाम आता है पब्लिक में जो चलता है, तो क्या मामला है? इस रस्साकसी में मार्ग जो है बनना, सड़क बननी है, वो रुकी हुई है, क्या मामला है? नहीं, दरअसल वो सड़क बनी थी पहले भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, और पूर्व सांसद अंजुवाला जी ने उसका शिलान्यास भी किया था। नमस्कार दोस्तों, प्रश्नों के इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम हैं कानपुर नगर में, और या यूं कहें कि आज हम विधायक जी के पास हैं, बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में विधायक श्री राहुल काला बच्चा जी के पास, और जानते हैं कि बिल्हौर के लोगों के विकास के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में उनका क्या विज़न है, उनकी क्या प्लानिंग है, और वो जो प्रयास कर रहे हैं उनमें कितनी गहराई है, ये जान लेते हैं आप लोगों के लिए। तो विधायक जी, आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत आपको आभार है। धन्यवाद। और होली की शुभकामनाएं सब लोगों की तरफ से आपको। सभी लोगों को हमारी तरफ से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जिक्र हो और स्वर्गीय आपके पिताजी स्वर्गीय काला बच्चा जी का जिक्र न हो तो आपका परिचय अधूरा रहता है। ये जो आपके विरोधी हैं संभवतः नहीं जानते, तभी एक सवाल आता है कि आप क्या उनके नाम को भुना रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि आप कई बार जवाब दे चुके होंगे। तो थोड़ा सा जिक्र करेंगे, आपको कष्ट होगा। 1992 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद अगले दिन 7 दिसंबर 1992 को आपके पिता स्वर्गीय काला बच्चा जी के ऊपर 76 मुकदमे एक दिन में दर्ज हुए थे। क्या संघर्ष था, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं आप उस संघर्ष के बारे में? पिताजी का जो पूरा परिचय रहा वो उनके साथ साथ, उनके नाम के साथ साथ एक वातावरण जो हमारे उस क्षेत्र में उस समय था, एक गरीबों का एक क्षेत्र जिसमें बहुत से मजदूर वर्ग, लेबर वर्ग रहते थे, जो अपना सुबह कमा करके शाम को घर पे आते थे, अपने भोजन के लिए, अपनी आजीविका के लिए व्यवस्था करते थे, अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। उनमें से एक हमारा भी परिवार था। पिताजी के साथ एक गरीब पृष्ठभूमि शुरू से जुड़ी रही थी, और बाद में उन्होंने अपने संघर्षों के आधार पर अपने विरोधियों को परास्त करते हुए नगर निगम का चुनाव भी जीता था। उसके बाद उसी दौरान 92 की ये घटना जब हुई थी, तो उसमें कुछ वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा हमारे क्षेत्र पर, हमारे जो उस वर्ग पर जो झोपड़पट्टियों में रहते थे, गरीबी से अपने जीवन को गुजार रहे थे, उन लोगों पर एक हमला किया था, जिससे उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें जो सामने आना पड़ा था, उसके कारण एक वर्ग विशेष ने उन्हें इस घटना का जिम्मेदार बताया, उन्हें अपराधी बताया। यहाँ तक कि उस समय की सत्ता के जो दूरी का केंद्र कहे जाते थे समाजवादी पार्टी, उनके नेता भी, विशेष तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वो नेता, उन्होंने भी हमारे पिताजी को आरोपी माना, दोषी माना। और मुझे लगता है कि अगर इस घटना में अगर उन्हें दोषी माना जाएगा तो उन्हें क्या माना जाएगा जिन्होंने हम पर हमला किया था। तो हमने तो अपने बचाव में जो भी किया हो, तो उसको मैं मानता नहीं कि किसी भी तरह से वो दोषी थे, और ये सारे मुकदमे निराधार थे, इनका कोई आधार नहीं था। घटना की प्रक्रिया में जो भी चीजें हुई थी उनको जिम्मेदार ठहराया गया, और वो मुकदमे एक दिन में दर्ज हुए थे कि 76 अपराध उन्होंने किए थे, इस तरह से। बिल्कुल। आपकी उस समय क्या अवस्था थी? मैं करीब 3, साढ़े 3, 4 साल का रहा हूँगा उस समय। बिल्कुल बाल्यावस्था थी आपकी। आपने संघर्ष, पिताजी ने संघर्ष किया, दुर्भाग्य से इतनी बड़ी घटना हो गई। वो जीवित रहते तो विधायक जी बनते, स्वाभाविक था बनते, सांसद भी बनते और मंत्री बनते, और लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करते, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को हो सकता है। आप संघर्ष कर रहे हैं, आपने विधायकी की टिकट पाई, आप विधायक जी बने। गिरीश बाजपेयी जी कौन है? गिरीश बाजपेयी जी ये गुमनामी में कैसे छूट गए?
पिताजी की मैंने अभी बताया कि उनकी पृष्ठभूमि गरीबी से निकली हुई थी, तो निश्चित रूप से अशिक्षा का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था हमारे क्षेत्र में। पिताजी भी शिक्षा से काफ़ी दूरी उनकी रही थी, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं थी पढ़ाई के लिए, और कई भाई बहन थे। तो लेकिन उन्होंने आगे जाकर के जब राजनीति का क्षेत्र अपनाया था, उस दौरान उनकी मुलाकात गिरीश वाजपेयी जी से हुई थी, जो कि शिक्षित भी थे, और पिताजी का जितना भी कलम संबंधित कार्य होता था, जितना भी लिखा पढ़ी का कार्य होता था, वो सभी वही देखते थे। उसके बाद 92 की घटना के बाद उन पर भी कई आरोप लगे कि उन्होंने उनका साथ दिया। उसके बाद जब 94 में पिताजी की हत्या हुई, तो उस हत्या के प्रतिशोध में भी कई क्षेत्र में कैजुअलिटीज़ हुई थी, कुछ हत्याएं हुई थी, उनमें भी गिरीश वाजपेयी जी को आरोपी माना गया। बाद में कोर्ट के माध्यम से उन्हें सज़ा भी हुई थी, और करीब 14 साल तक उन्होंने कानपुर की जेल में बिताए। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनसे मिलने जाते रहे, लेकिन चूंकि हमारा परिवार राजनीति से बिल्कुल कहीं दूरी बना चुका था और हम लोग अपनी आजीविका में कहीं व्यस्त हो गए, इस कारण से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आखिरी के कुछ सालों में हमारा उनसे मिलना जुलना रहा, और एक भावना जगी कि कहीं ना कहीं उनका जो त्याग था, उनकी जो तपस्या थी हमारे पिताजी के साथ लग कर के, उन्होंने कई उनका साथ दिया, उनका कार्य किया, तो उसके बलबूते पर हम उनको अपनाना चाह रहे थे। और इसी दौरान हमारे सतीश महाना जी और भाजपा के कई बड़े नेताओं के द्वारा उनकी सज़ा को माफ़ कराने का कार्य किया गया। उसके उपरांत वो आज कानपुर क्षेत्र में रह रहे हैं, और समय समय पर हमसे उनकी भेंट होती है, आवश्यकता अनुसार उनका हम साथ भी देते हैं जहां आवश्यकता पड़ती है। उनका साथ देते हैं, आप उनके साथ में हैं, तो गुमनामी वाली बात तो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। आप पर प्राय आरोप लगता है, आपने कई चैनलों में, और आप जब से विधायक बने हैं तब से सफाई दे रहे हैं, शायद उसके पहले से सफाई दे रहे होंगे इस बारे में। आप पर आरोप लगता है कि परिवार की जो विरासत है, पिता का जो नाम है, हालांकि कई बार ये प्रश्न अस्वाभाविक लगता है, परंतु पूछ लेते हैं कि उस नाम को भुनाते हैं, और वो विरासत जो मिली है उसके आधार पे आप विधायक बन गए, और क्या इस बारे में थोड़ा सा आप 2 लाइन में बताएं। जिस देश के अंदर हम सभी लोग रह रहे हैं, जब ये देश अंग्रेज़ों के अधीन था, तो इस देश में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति हमारे देश में लाई गई थी। उस शिक्षा पद्धति की ने इस देश के अंदर सिर्फ नौकर पैदा करने का काम किया था। आज भी अगर किसी मध्यम वर्गीय परिवार से पूछें कि आपका बेटा या बेटी पढ़ रहा है, वो पढ़ करके क्या करेगा, तो उनका एक जवाब होता है नौकरी करेगा। नौकरी कितनी भी छोटी हो, लेकिन उसको लगता है कि नौकरी करना ये हमारे शान में, हमारी इज्जत में 4 चांद लगा देगा। लेकिन मेरा हमेशा, और मैं विद्यालयों में जाता हूँ, कभी टैबलेट वितरण, मोबाइल फ़ोन वितरण के कार्यक्रम में, कभी वार्षिकोत्सव में, तो वहाँ के नौजवानों से, मैं अपने वहाँ के विद्यार्थियों से एक ही बात कहता हूँ कि शिक्षा का मतलब रोजगार तो होता है, लेकिन रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता। समाज में बहुत से आयाम हैं, जिन आयामों में जाकर के अपनी आजीविका को भी चला सकते हैं, समाज में नाम पैदा कर सकते हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि पिताजी ने पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि को अपनाया था, और उन्होंने एक जो अधूरा नाम छोड़ा था अपना, और मैं बहुत से कम पुत्र होते हैं जो पिता की छोड़ी हुई चीज़ों को, अधूरा छोड़े हुए विषयों को पूरा करते हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरा भी सौभाग्य था। इसमें हमारे दल भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर मुझे जिम्मेदारी दी, मुझसे काम भी लिया, और मैंने कहीं ना कहीं पार्टी के हित में जो भी काम किए जाने थे मैंने किया। उपहार स्वरूप उन्होंने पिताजी की पृष्ठभूमि पर छोड़ी गई विधानसभा बिल्हौर को मुझे उपहार में दिया, और जनता ने उसे जीत करके मेरी झोली में डाला ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो इस प्रश्न का जवाब ये है, विरासत वाला जो प्रश्न है, आप अपने पिताजी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें कोई बुराई हो नहीं सकती है। अब बात करते हैं बिल्हौर क्षेत्र की। आपका जो क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, बिल्हौर कृषि प्रधान एक क्षेत्र है, किसान रहते हैं, गांव का इलाका है। आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आलू किसानों के लिए आपने कोई चिप्स प्लांट या डिस्टिलरी के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग आपके मस्तिष्क में है जो आगामी विधानमंडल के सत्र में आप उठाना चाहें? ऐसा कुछ आपके मस्तिष्क में है, कोई प्लानिंग? मुझे लगता है कि अभी हमारा क्षेत्र जो है वो फर्रुखाबाद और कन्नौज के बाद आता है आलू के मामले में, और वैसे इस क्षेत्र के अंदर हमने तमाम ऐसी चीज़ों की प्लानिंग कर रखी है। जैसे अभी मेरी सरकार के द्वारा एक कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, और जो कि
कानपुर शहर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होगा। ज़मीन एक्वायर हो चुकी है और उसमें सरकार को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं, अपने योगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए उन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र को चुना है। अभी अटल आवासीय विद्यालय भी आपने देखा कि पूरे मंडल में एक बना, वो भी हमारी विधानसभा के अंतर्गत बनाया। इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हाल ही में महर्षि महेश योगी के नाम से एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे विधानसभा क्षेत्र में बन रही है, उसके लिए भी मैं इसके बारे में जरा फिर से बताइए। महर्षि महेश योगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रही है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र को इन्होंने एक नेशनल हाईवे दे करके हमारे क्षेत्र को एक बहुत बड़ा उपहार दिया। मुझे लगता है इससे बड़ा उपहार पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। जो पुराना हमारा जीटी रोड था, जो अलीगढ़ और कानपुर हाईवे के नाम से जाना जाता था, सिंगल रोड था, लोगों का बड़े वाहनों के साथ साथ छोटे वाहनों का चलना बड़ा मुश्किल होता था, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी और लोगों को दूरी तय करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज हम जब देखते हैं कि जब ये हाईवे बन करके तैयार है तो वाहन अपनी रफ्तार से चलते हैं, कहीं पर जल्दी पहुंचना हो तो वहां पर जल्दी पहुंचते हैं और यातायात काफ़ी सुगम हो गया है। और कहीं ना कहीं क्षेत्र को भी विकास के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि जब कहीं पर कोई हाईवे निकलता है या कोई सड़क चौड़ी होती है तो आसपास की लैंड या ज़मीन जो होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं किसानों में भी इस बात की प्रसन्नता और उनके अंदर खुशी रहती है। ठीक है, आपने जवाब दिया और इस जवाब में 2 प्रश्न हम करने वाले थे, उनका भी जवाब मिल गया कि बहुत ही अच्छी बात है और इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को और भी बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सितंबर 2023 में शादीपुर पचौर में जो आंदोलनरत किसान हैं, जो अधिग्रहण की कोई समस्या चल रही है वहाँ पर, उसमें आप गए थे। तो इन 6 महीनों में शादीपुर और पचौर के जो आंदोलनरत किसान हैं उनके उस समस्या के बारे में कोई प्रयास किया है क्या? एक्चुअल में उस समय उन लोगों ने इस विषय पर मुझसे चर्चा की थी और जब इनकी ज़मीनें एक्वायर हुई थी उस समय के इनको रेट मिल गए थे, लेकिन ज़मीनों का अधिग्रहण पूरा नहीं किया गया था, जिससे कि अब जाकर के ज़मीनों की कीमत उससे कई गुना ज़्यादा हो गई है। तो किसानों का ये मानना था कि दोबारा उनका सेटलमेंट हो और दोबारा उन्हें वहाँ की जो कीमत है, वर्तमान कीमत, वो मिले। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा उसमें असहमति जताई गई है, मौन सहमति कह सकते हैं उसको। और मैंने बोला था, जो भी आंदोलन को देख रहे थे हमारे जो भी लोग, उनसे मैंने बोला था कि अगर आपके ये आंदोलन आगे चलता रहेगा तो इस आंदोलन में हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री से भी किस विषय पर करेंगे और बाकी आगे का विषय उनकी क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, इसके पीछे अगर नहीं होता है तो क्या मजबूरियां सरकार की हो सकती हैं, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। आपके क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा है, आप भी जानते हैं, क्या प्लानिंग है? अभी मेरे हिसाब से जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी और पिछले जब मैंने कार्यकाल अपना ग्रहण शुरू किया था उस दौरान सड़कों की, टूटी हुई सड़कों की संख्या ज़्यादा थी। खास तौर पर चौबेपुर और शिवराजपुर क्षेत्र में जो हाईवे बना, हाईवे बनने के दौरान जो मिट्टी वहाँ से खोदी थी संबंधित कंपनी ने, तो उसने काफ़ी सड़कों को क्षतिग्रस्त किया था। मैंने उसका एस्टिमेट बनवा लिया था कि पीडब्ल्यूडी विभाग से कि कितना अभी व्यय हो सकता है इसमें। तो उस व्यय को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे बात भी करी थी कि ये सड़कें इनके द्वारा तोड़ी गई हैं, अगर इस पे आप बात करें तो बोले कि जिसने भी तोड़ी है उस कंपनी की ही जिम्मेदारी है उन टूटी सड़कों को बनाने की। तो आप इसको तैयार कर लें, उसके बाद अपने ज़िले के अधिकारी या जिले के प्रशासनिक व्यक्ति जो भी हों उनसे एक बार संपर्क करके इसके लिए अवगत करा दें तो कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। तो हालांकि अभी फिर भी मुझे लगता है कि उस पर भले ही कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से क्षेत्र में कम से कम 50 से ज़्यादा बड़ी सड़कों का निर्माण अभी हाल ही में कराया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अब पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बनेंगी उनकी गुणवत्ता में कमी होने पर अब फर्म्स को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और कम से कम उसकी मियाद 5 साल तक की हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना है। तो जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको पनिश किया जाएगा। एक प्रश्न ये आता है, ये किशुनपुर से होते हुए रामपुर से होते हुए एक मार्ग है, कई वर्षों से खराब है और 3 से 4 फुट के खड्डे उसमें हैं और उस जी ये जो खेरेश्वर मंदिर से आया है, तो इसका निर्माण कब तक हो पाएगा विधायक जी? हम लोग अभी जब से विधायक बने तो 2 साल में हमारे लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो गंगा तलहटी पर वहाँ पर बालू मिट्टी का खनन जो करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने कई बार इस पे हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें लोग, क्षमा कीजिए आपका प्रश्न जवाब बात कट गई,
वो जो खनन के डंपर वगैरह चलते हैं उसमें आपकी पार्टी के एक विधायक जी हैं, क्षेत्र के हैं, उनका नाम आता है पब्लिक में जो चलता है। तो क्या मामला है इस रस्साकसी में? मार्ग जो है बनना, सड़क बननी है, वो रुकी हुई है, क्या मामला है ये? नहीं, दरअसल वो सड़क बनी थी पहले भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, और पूर्व सांसद अंजुवाला जी ने उसका शिलान्यास भी किया था, उसका उद्घाटन भी किया था। उसके बाद ये इस तरह के जो भी गतिविधियां वहाँ रही, तो उसके कारण ये रोड टूटा रहा और पिछले 3-4 सालों तक ये टूटा ही रहा। और पूर्व विधायक द्वारा मुझे लगता है कि वो कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन हमने जब से विधायक की पद संभाला उसके बाद हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया, और इस संबंध में हमने अपने क्षेत्र के जो सम्मानित ब्लॉक प्रमुखों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करी थी। क्योंकि ये रोड बनना तो था, लेकिन इसकी वित्तीय स्वीकृति कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। तो वित्तीय स्वीकृति के लिए जब बात की थी तो लगभग मान के चलिए कि आचार संहिता के अंतिम दिन जिस दिन लगनी थी उस दिन हमारी ये सड़क पास हुई और उसकी वित्तीय स्वीकृति सरकार ने प्रदान करी है, और टेंडर प्रक्रिया भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर कुछ बाधाएं ना रहीं तो चुनाव के दौरान इस सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा, और चुनाव के उपरांत मुझे लगता है बारिश से पहले पहले ये रोड हमको उपहार में मिल जाएगी। एक अंतिम प्रश्न है, गौशालाओं की स्थिति आपके क्षेत्र में, हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में है, आपके क्षेत्र की ही बात नहीं है, यूनिक से समस्या है। गौशालाओं की स्थिति बड़ी जर्जर है, बड़ी खराब है, मिसमैनेजमेंट है, आप तक खबर है? देखिए, गौशाला से संबंधित जो भी विषय है, गायों से और जो गौवंश है उनसे संबंधित जो विषय है, हमारे मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कहते हैं कि जैसे घर में बैठी हुई माँ है, हमारा पिता है और भरण पोषण करते हैं, तो वृद्ध होने के बाद हम उन्हें घर से नहीं निकालते। हमारे अंदर भाव होता है कि वो हमारे माता पिता हैं। वैसे ही गाय को भी माता मानते हैं हम, और जब तक वो दूध देती है, जब तक वो चुस्त है, तंदुरुस्त है, तब तक हम उसका दोहन करते हैं। उसके बाद उसको एक जानवर समझ करके अगर हम छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक मतलब देखा जाए तो धर्म से जुड़ा भी मामला होता है। एक सेंसिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जो ये गौवंश हैं ये आवारा इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इन्हें इस्तेमाल करके छोड़ा है। उनको गौशालियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आज वृद्धाश्रम हम लोग देखते हैं, आज भी वृद्धाश्रम में दशमलव समथिंग के जो लोग हैं ऐसे हैं जो बिल्कुल ही निकृष्ट हैं, उनके ही माता पिता उन वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। तो वैसे ही लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है कि गौवंश जो है गौशालाओं में जाने के लिए विवश हैं, खुले में घूमने के लिए विवश हैं। इसके कारण यही है कि हमारे लोगों के अंदर संवेदनशीलता ख़त्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर गाय को हम जब तक वो दूध दे रही है, जब तक उससे हम लाभ प्राप्त करें, तब तक हम उसकी सेवा करें, उसके बाद छोड़ दें। तो जब ये स्थितियाँ ख़त्म होंगी, लगता है कि गौशालाओं में कम से कम गाय होंगे, और कम से कम गाय और जब गोवंश वहाँ पर होंगे तो उनका भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना आसान होगा। अभी जो केयर टेकर होते हैं वो ग्राम के प्रधान होते हैं, वो लोग मतलब अपना जितना भी ज़्यादा योगदान हो सकता है देते हैं, लेकिन उनके पास अन्य कार्य भी होते हैं जिस कारण से उन कार्यों के करने के कारण कई बार गोवंश को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जिसके कारण कई अन्य कारणों से, कभी किसी बीमारी की वजह से, तो कभी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, तो उनकी मौत होती है। लेकिन ये आंकड़े कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लगातार कम करने की तरफ सरकार का ध्यान बार बार आकर्षित किया जाता है, और सरकार भी इसमें लगातार, जैसे अभी गौवंश पर 30 रुपये सरकार प्रतिदिन भोजन के हिसाब से देती थी, अब सरकार ने उसको बढ़ा करके 50 रुपये किया है। ऐसे ही तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार के द्वारा लगातार लाई जा रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि साफ़ सफाई करने वाला अगर साफ़ सफाई कर सकता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम खुले में कूड़ा ना फैलाएं। वैसे ही लोगों के लिए भी है कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है, साथ ही साथ आप भी प्रयास करें और गोवंशों को अपने आराध्य की तरह दृष्टि से देखें, उन्हें किसी पशु की दृष्टि से ना देखें। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रश्न तो खत्म हो गए, आपने बेबाकी से जवाब दिया। एक प्रश्न आ गया, आगामी मंत्रिपरिषद के विस्तार में आपका नाम जाएगा, क्षेत्र की जनता चाहती है आप आगे मंत्री भी बने। अगर ये पार्टी का निर्णय है तो उसका स्वागत है, हालांकि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता है हम लोगों के दिमाग में, क्योंकि अभी लगभग पिताजी की छोड़ी हुई पृष्ठभूमि को अपनाने में, उसको पकड़ने में मुझे 28 साल, मेरे परिवार को 28 साल लग गए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें इतना बड़ा अवसर मिला है कार्य करने का, तो काम करेंगे। उसमें मेरी कोई बहुत बड़ी मंशा नहीं है कि कुछ बड़ा मिल जाए या कुछ ऐसा। अगर सरकार को या हमारे पार्टी के नेताओं को लगता है जिम्मेदारी दी जा सकती है तो उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूंगा। तो ये बिल्हौर विधानसभा के विधायक जी थे, बात हो रही थी हमारी।
लगातार फ़ोन आ रहे हैं, बड़ी व्यस्तता है, बहुत सारी भीड़ थी, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये अंदर कोई ऑफिस में बैठे हुए हैं आकर के, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। और एक चीज़ हम आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, जो हमारे वीडियो देखते हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, आप लोग भी, हम सब निगेटिविटी ही मत रखें। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है, एप्लीकेशन आ रही है, उनका निस्तारण हो रहा है। विधायक जी देख रहे थे, भी हम अंदर दूसरे ऑफिस में बैठे थे, फ़ोन कर रहे हैं। आइए, आप विधायक जी कनेक्ट में नहीं है, विधायक जी लोगों के बीच में नहीं है, मात्र ये धारणा बना के ही हम रखेंगे अगर, तो वो भी ठीक नहीं है। आप में से कितने लोग जो ये कहते हैं कि विधायक जी, कल हमें कुछ लोग मिले थे कि विधायक जी कनेक्ट में नहीं है, लोग विधायक जी पब्लिक के बीच में नहीं है। तो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप में से कितने लोग विधायक जी के आवास में आए हैं? आप आइए, मीठा चल रहा है, चाय चल रही है, और यदि भूख लगती है तो यहाँ पर भोजन की भी, जैसा भी है, व्यवस्था है। तो आकर के भी देखिए, थोड़ा सा पास में आइए और उनसे भी बात कीजिए। वो संघर्ष में है और क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं और युवा हैं। आपको शुभकामनाएं हैं, आप आगे और भी उन्नति करें। और अगला पड़ाव जो है, अगले सत्र में देखते हैं, एक नई राजनीतिक हस्ती से मिलते हैं। तब तक आप लोग देखते रहिए विवेचना अविनाश के साथ। जय हिंद।